दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है रशिया यूक्रेन वॉर। और इस युद्ध को लेकर मैं एक बात बहुत ही निर्णायक तरीके से कह सकता हूं कि इस युद्ध के परिणाम बहुत घातक होंगे और आने वाले कई सालों तक विश्व के कई देशों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और इसका असर विश्वव्यापी होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये युद्ध को लेकर जिस विश्लेषण को मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह है इस युद्ध का चाणक्य की नीति से क्या लेना देना। इस युद्ध नीति में जो युद्ध चल रही है वो युद्ध को लेकर मैं चाणक्य की नीति का विश्लेषण करना चाहूंगा और चाणक्य की किस नीति का फॉलो जेलेंस्की को करना चाहिए था, यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और जिसका उन्होंने नहीं किया और जिसके दुष्परिणाम उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं, और चाणक्य की कौन सी नीति का अनुसरण पुतिन कर रहे हैं। सबसे पहले चाणक्य की युद्ध से लिए हुए एक नीति जो मैं यूक्रेन के लिए बताना चाहूंगा कि चाणक्य ने कहा था कि अगर दुश्मन आपसे मजबूत हो या बहुत मजबूत हो तो उससे संधि कर लेनी चाहिए और अपने आप को मजबूत बनाने के प्रयास में लग जाना चाहिए। जेलेंस्की ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी लड़ाई जिससे हो रही है वह विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। उसकी सामरिक क्षमता, उसकी सैनिक क्षमता को सारा विश्व जानता है। तो जेलेंस्की या उनकी टीम या उनके कैबिनेट के लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं या क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं। इवन युद्ध के दौरान, आज युद्ध का 16वां दिन है, युद्ध के दौरान भी कई बार अमेरिका या नाटो के देशों ने ये क्लियर सिग्नल दे दिया कि वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फिर जेलेंस्की अपने देश की जनता का जान, अपने देश का जो पूरा का पूरा भौगोलिक पृष्ठभूमि, अपने देश का जो चाहे वो जनजीवन बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं। एक बहुत अच्छी एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि किसी व्यक्ति से किसी ने पूछा कि बताओ भाई, अगर तुम्हारे सामने शेर आ जाएगा तो तुम क्या करोगे। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जब मेरे सामने शेर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जो करना है वो शेर को करना है, तो शेर करेगा। तो जेलेंस्की की स्थिति वैसी ही है। रूसी सैनिक प्रतिदिन जो है वो धीरे धीरे एक एक शहर को कब्जा करते जा रहे हैं और वो अब राजधानी के बहुत करीब बन गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कौन जेलेंस्की को ये हवा भर रहा है, कौन वो झूठी दिलासा दे रहा है, या कौन इस तरह की सामरिक ज्ञान या आश्वासन दे रहा है कि वो रशिया को रोक पाएंगे। इससे जेलेंस्की कुछ नहीं, वो अपने सैनिकों को मरवा रहे हैं, अपने देश को खंडहर में बदल रहे हैं। आज जितने भी विश्व के देश बाहरी आश्वासन तो दे रहे हैं, कह रहे हैं हम ये पैसा देंगे, वो पैसा देंगे, हथियार देंगे, लेकिन वो तो तब देंगे ना, क्या वो पहुंच पाएगा, या पहुंचने के बावजूद भी क्या वो इस्तेमाल करने लायक रहेगा, ये कई सवाल उठते हैं। कई जगह हम अपने देश के भी कई मीडिया चैनल को देख रहे हैं जिस तरीके से वो जेलेंस्की का गुणगान कर रहे हैं, जबकि उनकी जो बुद्धिमत्ता, अगर सामरिक दृष्टि, अगर युद्ध के मैदान में जिस तरह की निर्णय लेने पड़ते हैं और जिस तरह के निर्णय जेलेंस्की ले रहे हैं,
ये बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। एक तरफ रशिया जहां शहर का शहर बर्बाद कर रहा है, अगर उनके 4 टैंक या 5 टैंक या 2-4 सैनिक मारे जाते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के जो है वो उसके वीडियोस बना के यूट्यूब से और बेसिकली छोटे छोटे फेक वीडियोस से, या कहते हैं ना कि इट इज़ अ न्यूज़ प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा से इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी होगा कि इस युद्ध में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, वह मैं आगे विश्लेषण दूंगा। तो मैंने चाणक्य की जो पहली नीति थी, जिसको जेलेंस्की ने नहीं समझा, युद्ध की नीति, कि अगर आपका दुश्मन बहुत मजबूत है तो उससे संधि कर लेनी चाहिए और अपने आप को और मजबूत बनाने की कोशिश में लग जानी चाहिए। लेकिन जेलेंस्की चाणक्य की इस नीति को नहीं समझे और उसका नतीजा वह है कि आने वाले समय में वह यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से एक तरफ वेस्टर्न मीडिया या इंडियन मीडिया भी मैं देख रहा हूं कि इसके लिए जो है पुतिन को दोषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो उनके शर्तें, जो पहली शर्तें थी, पहले दिन से जो शर्तें थी और आज भी वही शर्तें हैं, तो वो अपनी शर्तों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। और अब आ जाता हूं मैं दूसरे पहलू पे, जो चाणक्य का दूसरा ज्ञान है, जो पुतिन ने अच्छी तरह से समझ लिया है। वो ज्ञान यह है कि अगर लड़ाई या दुश्मनी किसी से है तो आपकी लड़ाई, आपको अगर मौका मिले तो उसको इस तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए या इतना कमज़ोर कर देना चाहिए कि उसको उठने में कई पीढ़ियां लगे। चाणक्य की एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी समझाऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि चाणक्य नीति क्या कहती है। चाणक्य एक बार रास्ते में अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे और उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। चाणक्य वहीं पे रुक गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप जो गंतव्य स्थान है वहाँ पे पहुँचें, मैं बाद में आऊँगा या मैं आज नहीं आऊँगा। उसके बाद चाणक्य सोचने लगे कि अब देखना है कि ये कांटा हमारे रास्ते में आया कहाँ से। तो थोड़ी दूर आगे जाके देखा, उन्हें एक बबूल का पेड़ मिला जो सड़क के किनारे था। चाणक्य उसके बाद अपने घर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने रात में दही जमाया और दूसरे दिन वो उन्होंने मट्ठा बनाया और अपने साथ जो है वो जो पेड़ काटने वाला जो लकड़ी, जो कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी और मट्ठा अपने साथ लेके आए। उन्होंने पेड़ को जड़ से काटा और जड़ से काटने के बाद उसके जड़ में मट्ठा डाल दिया। उनके शिष्यों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि ये मट्ठा डालने से ये पेड़ दोबारा नहीं उगेगा। तो ये थी चाणक्य की नीति दुश्मनों के लिए। तो पुतिन को पता है कि ये लड़ाई उनकी एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई है और आज नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस लड़ाई के लिए अपनी तैयारी 10 साल पहले ही शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने आप को इसके होने वाले परिणाम और दुष्परिणाम दोनों के लिए तैयार कर रखा है और इसीलिए उन्होंने इस समय सही समय को चूसते हुए, जहाँ पे विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था, चाहे वो अमेरिका हो या नाटो के देश हों, चाहे यूरोप हो, सारी अर्थव्यवस्था जो है वह कोविड के बाद चरमराई हुई है। वो सब अपने आप को बाउंस बैक करने में लगे हुए हैं। तो यह देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ तक कि फाइनेंस की बात है, जो इकोनॉमी की बात है, वह एक बड़े ही कमज़ोर स्तर पे है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने इस टाइमिंग को वॉर के लिए चूज़ करके कि ताकि उसको वो मैक्सिमम गेन ले सकते हैं। और यही नतीजा है कि कोई भी कंट्री जो आज युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। और पुतिन ने ये निर्णय ले लिया है कि उन्होंने वो इस युद्ध को निर्णायक मोड़ तक लेके जाएंगे, वो इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहते। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि चाणक्य की युद्ध नीति का कि जैसे वो जड़ में मट्ठा, क्योंकि वो डे वन से अगर देखा जाए तो पुतिन की 2 शर्तें जो है, जो शर्तों को हमें ध्यान से समझना चाहिए
जो पहली शर्तें हैं कि यूक्रेन कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, वो पहली शर्त। और दूसरी शर्त डिसआर्मेंट ऑफ द यूक्रेन, मतलब उसको अगर शर्त के रूप में डाला जाए तो वो इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं कि वो यूक्रेन की सेना को सरेंडर कराना चाहते हैं, कि ताकि भविष्य में यूक्रेन की सेना जो है कभी भी नेटो से जुड़ने या रशिया के विरुद्ध किसी भी साजिश में शामिल होने की कोशिश ना कर सकें। तो इस तरीके से मैं फिर से ये बात जो है वो कहना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि चाणक्य की नीति को अगर जेलेंस्की पढ़ लिए थे अपने जीवन में, जबकि जहाँ तक कि मैंने पिछले अपने वीडियो में विश्लेषण किया था कि जेलेंस्की के बैकग्राउंड और पुतिन के बैकग्राउंड में बहुत अंतर है, और कहीं ना कहीं उनका वो बैकग्राउंड जो है ये युद्ध को प्रभाव कर रहा है, कि जेलेंस्की का जो बॉडी लैंग्वेज है वो आज भी जो है एक प्रेसिडेंट का नहीं, और जिस तरह की भाषाओं का वो प्रयोग कर रहे हैं वो ऐसा ही लगता है कि वो अभी एक थिएटर से निकल के या फिल्मी तरीके से जो है वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रियल स्थिति में ये वॉर है जहाँ पे कई लोगों की जानें, हज़ारों एवं लाखों लोगों के जीवन की दायित्व इन्वॉल्व है, उनका कहीं ना कहीं उनका जान माल के नुकसान इन्वॉल्व है, पूरी की पूरी एक देश और वहाँ की व्यवस्था जो है वो स्टेक पे है। लेकिन जेलेंस्की इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो प्रोवोकेशन है आज इस व्यवस्था से जो है कई देश आने वाले समय में उनको सीख मिलेगी कि अगर वो इस तरह की गलतियां करेंगे, जैसे मैंने कहा कि इसकी मैं जो फिनिशिंग लाइन देना चाहूँगा कि अगर आप अपने बाप को छोड़कर पड़ोसी को बाप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको इस तरह के ही नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।